नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा लगातार आंदोलन कर रहा है, चाहे वो हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर के, पटवारी अभ्यर्थी जो हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं जिनके लिए भर्तियां नहीं निकली हैं। पुलिस भर्ती की हम बात करें, कुल मिलाकर के युवा जो है अब सिर्फ एक ही मांग कर रहा है सरकार से, वो है रोजगार को लेकर के। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में पटवारी भर्ती को लेकर के, जो परीक्षा 3 साल पहले 2017 में हुई थी। अभ्यर्थी चयनित भी हो गए, कुछ के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ पाए, लेकिन कईयों के हाथों में अभी तक यानी कि 3 साल बाद तक नहीं आ पाए हैं। और काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। कई तरह की जो है मुद्दे हैं इससे संबंधित। इस विषय को पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पटवारी संघ के जो अध्यक्ष हैं संदीप पांडे जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। संदीप जी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंदोलन हो रहा है पटवारी अभ्यर्थियों की तरफ से, ये जी किन मांगों को लेकर के हो रहा है और क्या है ये पूरा आंदोलन? एक पटवारी अभ्यर्थी जो है पिछले 3 साल से एक सामान्य प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। जो प्रक्रिया नियुक्ति और भर्ती प्रक्रिया में होती है हम वही मांग कर रहे हैं। हम कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को अपने नियम और जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना चाहिए। काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू की जाती है रिक्त पदों को भरने के लिए। विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित तो करी, लेकिन पदों को भरा नहीं, उल्टा गुमराह करते रहे। और जो पहले से ऑलरेडी पटवारी कार्यरत रहे उनको प्रतीक्षा सूची में रखने के बाद उन्हीं को वापस दूसरे जिले आवंटित करना चालू कर दिए। इसमें जिला एसएलआरओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। जिला एसएलआरओ ने अपने परिचितों को, अभ्यर्थियों को मनपसंद के जिले आवंटित किए और व्यक्तिगत फायदे वो इसमें लेते रहे। और जो वास्तविक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी थे वो प्रतीक्षा सूची में ही बने रहे। 10 काउंसलिंग आयोजित करने के बाद भी अभी भी विभाग के पास 1321 पद खाली है। प्रतीक्षा सूची में 880 के आसपास करीब विद्यार्थी हैं जिनको नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एक भ्रष्ट नीति, अफसरशाही और जिम्मेदारी न लेने के कारण आज पात्र अभ्यर्थी भी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 साल का उनका समय बीत चुका है, ओवर एज हो गए हैं, सैलरी उनकी हर महीने की वो जा रही है और मानसिक तनाव बच्चों को प्रतिदिन और प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। और शासन की और प्रशासन के ऊपर से उनका विश्वास लगातार टूटता जा रहा है। जी, संदीप जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थी, एक तो होता है कि एग्जाम नहीं निकल रही है, एक होता है कि चयनित हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। 3 साल हो गए, बहुत बड़ा दायरा होता है ये समय का। क्या इसके कारण है, क्यों ये जो है भर्तियां अभी तक नहीं दे पा रहे अभ्यर्थियों को चयनित होने के बाद भी? देखिए, राजस्व सचिव और राजस्व आयुक्त से हम लगातार मिल चुके हैं। 20 से अधिक आंदोलन हमने भोपाल में किए। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं, इनसे लगी कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे, भाजपा शासन में भी मंत्री रहे। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया, मंत्री हमसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी नियुक्ति करना चाहते हैं, और अधिकारी कहता है कि मंत्री हमें नोटशीट नहीं भेज रहा है। मंत्री ने, जब हम अधिकारी से वल्लभ भवन में या ग्वालियर मोती महल में मिलते हैं तो वो हमसे ये कहते हैं कि मंत्री नहीं भेज रहा है। तो आखिर एक्चुअली में चल क्या रहा है ये अभ्यर्थी को आज तक समझ में नहीं आया है। हम तो नियुक्ति की मांग करते आए हैं, परीक्षा हमने पास की है। जब आप चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं तो जो नई भर्ती की मांग कर रहे हैं बच्चे, पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या अन्य अतिथि विद्वान हो, कोई भी हो, तो उनको नियुक्ति आप कैसे देंगे, ये समझने वाली बात है। और जो अधिकारी हैं ये अपनी नियमित प्रक्रिया जो है जिसके लिए शासन इनको अपॉइंट कर रखा है, अब वो प्रक्रिया क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपसे कहा गया पद खाली है, भर्ती निकली है 9235 पदों पे, तो आप इन पदों को भरिए ना, ये रखने के लिए थोड़ी ना है। आज पटवारी अभ्यर्थी से 9235 पदों पे भर्ती निकली और करीब 1321 पद विभाग के पास जो खाली है, इन पे प्रतीक्षा सूची के पदों को भरना चाहिए था अभ्यर्थियों को। जैसा इनने अभी तक पद नहीं भरे, तो ऐसे पहले भी ये कई परीक्षाओं में कर चुके हैं, तब तक लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। पटवारी अभ्यर्थी में आवाज उठाने वाले लोग आए, उनने अपना मुद्दा रखा, शासन के पास पहुंचे, शासन ने सुना समझा, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ये एक प्रकार का भ्रष्ट तंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा है और इन्हीं पदों को फिर ये बैकलॉग में डाल के नई भर्ती में डाल देते हैं, ताकि लोगों को ये लगता है कि पद बढ़ के आ रहे हैं, जबकि पदों को छुपाया जाता है और उनमें हेराफेरी करी जाती है। जी, संदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आप जो आंदोलन कर रहे हैं, तो कैसे, कितने इतने अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जो 2017 की परीक्षा में चयनित हुए थे और उनको अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है?
देखिए, विभाग ने जब पहली काउंसलिंग आयोजित करी थी तो उसमें 7,800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी थी। उसके बाद 1435 विभाग के पास पद खाली थे। करीब 250 अभ्यर्थियों ने रिजाइन दिया। पदों की संख्या 1600 के ऊपर पहुंच जाती है। विभाग ने फिर उसके बाद 9 काउंसलिंग आयोजित करी है, जिसमें जी उन्होंने करीब 150 से 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी है। अब विभाग हमसे कहता है कि पद सारे भर गए। राजस्व आयुक्त कहते हैं कि पद सारे भर गए हैं। अब यदि पद भर गए तो उतने अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर पे होने चाहिए, जी लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पे उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या सिर्फ 161 है। 23 मार्च 2020 को एक लेटर विभाग ने जारी किया। उस लेटर के तहत कह रहा हूं मैं, विद तथ्यों के, उस तथ्य में ट्रेनिंग सेंटर पे उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 161 बताई जा रही है। यदि आपने सारे पद 1400 भर लिए है तो ट्रेनिंग सेंटर पे 1400 अभ्यर्थी उपस्थित होना चाहिए। बिल्कुल और उस लेटर पे आयुक्त के सिग्नेचर है, तो आयुक्त झूठ बोल रहा है, आयुक्त का लेटर झूठ बोल रहा है, आरटीआई झूठ बोल रही है, मंत्री झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? अभ्यर्थी सत्य सुनना चाहता है, क्योंकि 80 नंबर लेके आए हम कम नंबर लेके नहीं आए। बिल्कुल 10 लाख लोग इस परीक्षा में बैठे हुए थे। 10 लाख लोगों को हमने बीट किया। बीट करने के बाद हम उन 5,000 अभ्यर्थियों में आए जिनको ये पद मिलना चाहिए था। उसके बाद भी सरकार हमें नहीं दे रही है, सुन नहीं रही है। तो ये भ्रष्ट तंत्र नहीं है, ये अफसरशाही नहीं है, तो और ये क्या है? बिल्कुल। राजस्व सचिव हमसे कहते हैं कि जब तक मैं राजस्व सचिव के पद पर रहूंगा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब बताइए हम करें तो क्या करें? जैसा कि आपने कहा, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्या लॉजिक है उनका इसके पीछे? क्यों नहीं देना चाहते? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। मैं बताना चाहूंगा कि जी मेरे जो अभ्यर्थी साथी रहे हैं, जो भोपाल और ग्वालियर में रहते हैं, हर काउंसलिंग के बाद हम डेटा का एनालिसिस करते थे। हमारे पास सारी लिस्ट होती थी। तो विभाग अगर गलत लेटर भेजता था, गलत अभ्यर्थियों को बुलाता था, तो हम उसकी जानकारी देने के लिए एक आवेदन पत्र बनाते और आयुक्त और सचिव के पास पहुंच जाते कि जी सर ये काउंसलिंग प्रक्रिया में गलती हुई है। तो विभाग अधिकारी क्या कहते हैं वहां पे कि हाँ, काउंसलिंग प्रक्रिया में गलती हुई है, वो मानते हैं इस चीज के लिए। और फिर उसमें वो क्या कहते हैं कि हम अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को बोलते हैं कि इसको सुधारो। तो हमने कई बार ऐसी गलतियां बताई। राजस्व सचिव जो मनीष रस्तोगी जी थे, उनको ये लगता था ये हमें प्रक्रिया बता रहे हैं कि हमें कैसे काउंसलिंग आयोजित करनी चाहिए। तो उन्हें पटवारी भर्ती परीक्षा को ईगो पे ले लिया है। और उनका रिकॉर्डेड ऑडियो हमारे पास है, जो हमारे पास रिकॉर्ड कर रखा है। हमने हमने कई ऑडियो ऐसे रिकॉर्ड कर रखे हैं अधिकारियों के, क्योंकि हमें पता था ये अधिकारी और मंत्री बदल जाएंगे, कल को कोर्ट में सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कर रखी हैं, जिन रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से हम ये प्रूफ कर देंगे। जी सीएम साहब अगर सामने बैठ जाए तो वहां मैं प्रूफ कर दूंगा कि अधिकारी झूठ बोल रहा है, हम सत्य बोल रहे हैं। आरटीआई झूठ नहीं बोलती है, एसएलआरओ के द्वारा प्रोवाइड कराई गई लिस्ट झूठ नहीं बोलती है। अगर ट्रेनिंग सेंटर पे अभ्यर्थी उपस्थित है तो उसकी लिस्ट होनी चाहिए, वो झूठ नहीं बोलती है। तो आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? तो अधिकारी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ईगो का कॉन्सेप्ट फंस गया है यहाँ पे। एक उनको अभिमान है कि हम पद पे बैठे हैं राजस्व सचिव के, राजस्व आयुक्त के, और ये अभ्यर्थी आके आज के 100-150 अभ्यर्थी, 200 अभ्यर्थी हर बार जो भोपाल में एकत्रित हो जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये आखिर हमें कैसे समझा रहे हैं? ये मेन इशू है, नियुक्ति इशू नहीं फंसी है। इशू बिल्कुल फंस गया अभिमान अपना जी। अधिकारियों का। संदीप जी, जैसा कि आपने ये जो अफसरशाही का जो बारे में जो बताया कि इस तरीके का ये पूरा मामला है, इसको लेकर के आपने कांग्रेस की सरकार भी अभी कुछ महीने रही, 14-15 महीने, उसमें भी आप मिले होंगे नेताओं से। अभी बीजेपी में भी आप मिल रहे होंगे। क्या कहना है दोनों का, जब आपने बातें उनके सामने रखी और भी मंत्रियों के, नेताओं के सामने रखी होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हमने इनसे 8 बार मुलाकात करने का प्रयास किया। मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, ये सत्य बात है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के लोगों के अलावा किसी और से मिलते नहीं है। प्रारंभिक बार में तो 1 या 2 बार उन्होंने हमसे मुलाकात की, लेकिन जब हमने बार बार मुलाकात जाना चालू किया तो एक तो वो सरकार में व्यस्त इतने रहे, उनकी सरकार आने जाने वाली बनी रही है, तो उनने क्या है, रोजगार पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम जब भी मिलने जाते तो कहते जो छिंदवाड़ा का बच्चा हो उसको अंदर भेज दो, उसी से मुलाकात करेंगे। तो वो जी छिंदवाड़ा के बच्चे से मिलते बस, और किसी से बात, और कहते कि हम आज हाँ आपका करा देंगे, लेकिन आज तक कभी कुछ कराया नहीं। जी, हमने मतलब जीतू छिंदवाड़े पटवारी के जी से बच्चे का भी मुलाकात नहीं की। कराया? छिंदवाड़ा का बच्चा भी इंतजार कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि आखिर कमलनाथ जी सीएम बने ही क्यों थे। बने इससे बेहतर विधायक ही थे कि कम से कम सुन तो लेते थे। जी लेकिन सीएम बनने के बाद भी वो कुछ नहीं करा पाए। फिर उसके बाद में जीतू पटवारी जी, पीसी शर्मा जी, कुणाल चौधरी जी, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। मैंने मध्य प्रदेश शासन में ऐसा मंत्री नहीं देखा आज तक जो आयुक्त से डरता है, जो आयुक्त से काम नहीं करा पाता। उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते। मतलब मंत्री जी का निकम्मापन, निठल्लापन जो भी कहिएगा आप, ये अपनी गैर जिम्मेदाराना तरीका देखिए या किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति देखिए उनकी, कि वो पटवारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं।
और बोलते हैं कि हम राजस्व मंत्री हैं, राजस्व का शासन चलाएंगे। तो कैसे शासन चलाओगे जब पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करा पा रहा है? एक आदेश है, आयुक्त आपका आदेश नहीं मानता। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बच्चों को एकत्रित करूं और सीएलआर के बंगले पे जाके उसका धरना दूं, उस पुतला जलाऊं, फिर मैं उसका ट्रांसफर कर दूंगा, फिर नया आयुक्त आएगा और फिर नए तरीके से आपकी नियुक्ति कराएंगे। जी तो आप ये सोचिए, एक मंत्री हम अभ्यर्थियों पे निर्भर है एक आयुक्त का ट्रांसफर कराने के लिए। जी इससे बड़ी मतलब वो शर्म वाली बात किसी मंत्री के लिए नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अ, जी अब वर्तमान में भाजपा शासन के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो भाई आश्वासन हर मंत्री देते, चाहे विश्वास सारंग जी हो, अरविंद भदौरिया जी हो या इंदर सिंह परमार जी हो। हमने सारे कैबिनेट के मंत्री को ज्ञापन सीएम सब दे चुके हैं, जी लेकिन ये सब चुनाव पे फोकस है और रोजगार से इनका संबंध नहीं है। बिल्कुल। लेकिन संदीप जी, क्या लगता है आपको, कहीं क्या आप नेताओं से मिल भी रहे हैं, क्या इस तरीके की बात दिमाग में तो नहीं है कि कुछ ही अभ्यर्थी हैं, इनका काम नहीं होगा तो क्या होगा, हमें तो कोई नुकसान होगा नहीं, गिने चुने ही हैं कुछ संख्या में? क्या ये भी एक दिमाग में आ सकता है या फिर कुछ और ही बात है? देखिए, मुझे दो चीज समझ में आती है। या तो एक ये है कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से मंत्रियों को व्यक्तिगत फायदा नहीं है। यदि जी व्यक्तिगत फायदा इनको मिलने लगे, हर अभ्यर्थी से पैसा मिलने लगे या कुछ और मिलने लगे जो इनकी सोच या साजिश हो, तो उससे इनको ये नियुक्ति दे देंगे। ये शायद उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक मंत्री का आदेश अगर आयुक्त नहीं सुन रहा है या सीएम का आदेश नहीं सुन रहा है, जी तो ये तो भाई हो नहीं सकता। जब 500 करोड़ की जमीन मनीष रस्तोगी राजस्व सचिव सिंधिया जी के नाम कर सकते हैं ग्वालियर की, तो पटवारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं कर सकते क्या? सब कर सकते हैं, सब मिली भगत है इन लोगों की। तो मुझे एक तो ये लगता है कि व्यक्तिगत फायदा नहीं हो रहा है, एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हाँ, इनको नजर में हो कि अभ्यर्थी कम है, संख्या 880 के करीब इनकी संख्या है और ये वोटिंग का इतना महत्व नहीं देंगे, तो शायद इसलिए भी ये हमें इग्नोर कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम इनको नियुक्ति नहीं देते हैं, चल जाएगा, नई भर्ती में डाल देंगे। लेकिन मैं सभी युवाओं से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सरल टॉक के माध्यम से, ये घटना से पटवारी अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो रही है। जी ये पहले जितनी भी भर्तियां आई हैं, सारी भर्तियों में ने यही किया है। बस इसमें ये खास बात रही कि पटवारी अभ्यर्थी अपने अधिकार के लिए सजग रहा है और इसलिए वो लड़ता रहा है और उस पद पे मांग कर रहा है। ऐसे हजारों पदों को बैकलॉग में अन्य भर्तियों के माध्यम से दबा के अधिकारियों ने और मंत्री के साथ साठगांठ करके कईयों को नियुक्ति दे दी, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। जी। संदीप जी, विधानसभा उपचुनाव भी आने वाले हैं, अगर भर्तियां नहीं पूरी करते हैं उससे पहले, या टालम टोल की स्थिति जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि नेता जो है या प्रवक्ता जो है बोल के चले आते हैं लेकिन उन पर अमल कुछ नहीं होता बाद में, है ना, लोग बस सुन तो लेते हैं कि हाँ बोल के चले गए। तो जी, विधानसभा उपचुनाव में पटवारी अभ्यर्थियों की तरफ से किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है, ज्वाइनिंग नहीं दी जाती उसको लेकर के? अभी हाल ही में खाते गांव के विधायक हैं आशीष शर्मा जी, इनने कहा हुआ था शिक्षक भर्ती वालों, पटवारी अभ्यर्थी वालों को 7 दिन में मैं रोजगार दिला दूंगा, जी 7 दिन में नियुक्ति करा दूंगा। 14 दिन बीत चुके हैं। आशीष शर्मा जी को व्यक्तिगत फोन लगाया जाता है मेरे द्वारा और पूछा जाता है, तो वो कहते हैं हमने ये चुनाव था, टीवी पर बैठा हुआ था, इसलिए मीडिया के सामने था, इसलिए वहां कह दिया था, लेकिन जो नियुक्तियां होंगी वो चुनाव के बाद ही होंगी। अभी सरकार चुनाव पर फोकस है। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति जो विधायक के पद पे है, जनप्रतिनिधि है अपने क्षेत्र का, उनके क्षेत्र के कई अभ्यर्थी पटवारी मीटिंग में है, वो जी भी गए थे उनसे पूछने। तो जब वो उनकी नियुक्ति नहीं करा पा रहे, उनको झूठे आश्वासन दे रहे हैं, तो सरकार सभी को झूठे आश्वासन दे रही है। सुर्खी विधानसभा से क्रमांक 37 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पटवारी अभ्यर्थी चुनाव लड़ेगा। जैसे ही आचार संहिता लगती है हम अभ्यर्थी की घोषणा कर देंगे। पटवारी अभ्यर्थी पूर्णतः चुनाव के लिए डेडिकेटेड हो चुके हैं। एक प्रतीकात्मक रूप से सभी बेरोजगार लोगों के लिए, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, सहकारिता हो, परिवहन हो, अन्य सभी भर्तियों के साथ मिलके एक बेरोजगार युवाओं के नाम मतलब आइडेंटिटी देने के लिए, एक बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने के लिए सुर्खी विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर पटवारी अभ्यर्थियों का राजस्व विभाग से संबंधित है और जी राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत है, और बिल्कुल बेरोजगारों का मसला पूरे प्रदेश से सम्मिलित है, इसलिए हम सरकार का विरोध जताएंगे। और हम प्रदेश के सभी बेरोजगार युवा से सरल टॉक के माध्यम से कहना चाहूंगा मैं कि जब हमारा पटवारी अभ्यर्थी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़े, तो आप लोग सहयोग करें, जितना ज्यादा सहयोग हो सकता है अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में मदद करें और उस प्रतिनिधि का आप सहयोग करें, साथ में प्रचार प्रसार भी करें। बिल्कुल। संदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि सुर्खी विधानसभा से जो है खड़े होंगे पटवारी अभ्यर्थी जो है चुनाव पर, क्या लगता है कि जो और भी विधानसभा सीटें हैं उन पर पटवारी अभ्यर्थियों की तरफ से अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है
तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आंदोलन चलाया जा रहा है बेरोजगार युवाओं के द्वारा, क्या इस तरीके का भी कोई प्रयास किया जाएगा कि हर विधानसभा जहां पर चुनाव होना है वहां पर जो बेरोजगार युवा है, चाहे वो पटवारी वाले हो, शिक्षक भर्ती वाले हो या अन्य भर्ती वाले हो, वो वहां के नागरिक को जागरूक करें, उनके बारे में सच्चाई बताएं कि ये जो है आम आदमी की बात नहीं सुन रहे हैं, युवाओं की नहीं सुन रहे हैं। तो क्या इस तरीके का जागरूकता कार्यक्रम का भी कोई प्लान है कि नागरिकों को बताया जाएगा कि इन्हें वोट मत दीजिए, इन्होंने ऐसा किया है? बिल्कुल। अभी क्या शिक्षक भर्ती वाले, पुलिस भर्ती की मांग करने वाले, जेल प्रहरी की मांग करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारा एक कम्युनिटी का ग्रुप चल रहा है। इस ग्रुप में हम रोज डिस्कशन करते हैं कि किस क्षेत्रों में किस तरीके से काम करना है, क्योंकि ना तो कांग्रेस सरकार ने हमारी बात सुनी है, ना भाजपा ने सुनी है। तो 28 विधानसभा पे मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ के तहत, मध्य प्रदेश बेरोजगार संघ के तहत और अन्य जो संगठन है उन संगठनों के माध्यम से हम 28 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां प्रत्याशी खड़े करने पर विचार चल रहा है। साथ में जैसे अतिथि विद्वान है या शिक्षक है या पटवारी है, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं और उनके क्षेत्र में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वो अपने परिवार के, अपने दोस्तों से, परिचितों से ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भाजपा को वोट ना दें, कांग्रेस को वोट ना दें, एक तटस्थ व्यक्ति को वोट दें और उसको अपने क्षेत्र से जितवाएं। यदि मान लीजिए 28वीं विधानसभा पे हम लोग सहमत हो जाते हैं, हम लोग प्रत्याशी तलाश रहे हैं अपने बच्चों में से खड़ा करने के लिए, तो उस अभ्यर्थी का चुनाव प्रचार करेंगे और उनको लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम जिताएं, जितने ज्यादा प्रत्याशी जिता सकें और उनको विधानसभा में भेज सके ताकि वो युवाओं की आवाज बन सके। आज हर नेता, देखिए शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है वर्तमान में, तो हम तो देखो उसी का विरोध करेंगे जो शासन में है, शासन जो चला रहा है। सवाल उसी से शिवराज सिंह सत्ता में होगा, जो सत्ता में होगा, आप सत्ता त्याग दीजिए, हम दूसरे से प्रश्न करने लगेंगे। बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान जी हर जगह चिल्लाए हैं, मुरैना में हो, अनूपपुर में हो, भिंड में हो, पोहरी में हो, हर जगह उन्होंने कहा है युवाओं को हम रोजगार देंगे, बच्चों चिंता मत करो, मामा है आपका, नई वैकेंसी निकलेगी। अनगिनत वादे किए, मुंह में तो उनका राम रहता हो, बगल में छुरी, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार देने पर मुंह शांत हो जाता है। कहते जरूर है, करते कुछ भी नहीं है। उसको नियम प्रक्रिया में इतना फंसा देते हैं चीजों के लिए कि युवा फंस जाता है आश्वासन में। जबकि युवा को ये चीज समझना चाहिए कि मामा जितना सत्य बोलता है उससे कहीं ज्यादा झूठ बोलता है। मामा जी भी आज वर्तमान में सिर्फ युवाओं का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। आप यदि देखिए, इतने समय बीत चुका है, 8 महीने भाजपा शासन को हो गया, 15 महीने कांग्रेस शासन को हो गया। इस उपचुनाव से आम जनता या युवा को क्या फायदा मिल रहा है? हमारे तो 2 साल बर्बाद हो गए। ना तो वैकेंसी निकली हुई है, 15 महीने कांग्रेस ने बर्बाद किए और 6-8 महीने भाजपा शासन ने बर्बाद कर दिए। अब नई सरकार आएगी, कब भर्ती निकलेगी, कब क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो आखिर युवा और आम जनता के बारे में सरकार क्या कर रही है, ये समझने वाली बात। जी संदीप जी, संदीप जी, जैसा कि पहले से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा में जागरूकता आई है, सोशल मीडिया पर आवाज भी उठा रहा है। अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जागरूकता निश्चित तौर पर बढ़ी है। युवा समझ रहा है कि हमारे लिए कुछ सरकार बात नहीं कर रही है। क्या लगता है कि इस बेरोजगार युवा के जो पूरा जो संगठन है इसको बढ़ाने की आवश्यकता है? क्योंकि अभी इसमें अगर हम देखें तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो सेलेक्ट हो गए हैं वो स्टूडेंट हैं। क्या इस संगठन में अभी वो लोग शामिल हुए हैं जिनकी लॉकडाउन में नौकरी चली गई क्योंकि वो भी बेरोजगार हो गया, जिनकी तनख्वाह कम हो गई, घट के 50%, 40% पर आ गए, उनका भी नुकसान हुआ? तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसे लोग अभी इन संगठनों में शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों को भी जोड़ने की जरूरत है, इससे आवाज कहीं ना कहीं और बुलंद होगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे पुलिस आरक्षक है, इनकी 2400 ग्रेड पे की मांग चल रही है। जो पटवारी अभ्यर्थी ऑलरेडी मतलब पटवारी की नौकरी कर रहे हैं, उनके 2400 के ग्रेड पे की मांग चल रही है। कमलनाथ जी को ब्लड से तौलने की बात चल रही थी, 9 फरवरी 2019 में इन्होंने मांग करी हुई थी कि हम खून से तौलेंगे। तो कई ऐसे अन्य संगठन हैं जो सरकार के अधीन है, लेकिन वो हमारी मदद कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सही मांग कर रहे हो, जायज मांग कर रहे हो, और सरकार सुनती नहीं है सरकारी कर्मचारियों की। जब सरकार में कर्मचारी आ जाते हैं तो सरकार उनकी सुनती नहीं है और अपने आदेशों का पालन बस कराती रहती है। तो इन संगठनों के माध्यम से हमें प्रोत्साहन मिल रहा है और कहा जा रहा है आप सही हित की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आज का युवा पढ़ा लिखा है, MBA, BBA, BSc, BE, डॉक्टरेट, एक पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लेके आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पे बैठा हुआ है, जिनके जॉब छिन चुके हैं। उनको लग रहा है कि शासन सिर्फ बातें दे रहा है, बातें देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आखिर इन युवाओं के हित में कब शासन सुनेगा? तो अब युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी माइक से चिल्लाकर भांजे भांजी कहकर या छोटे मोटे प्रलोभन देकर इन्हें अपने पास नहीं घसीट पाएंगे, इनसे मत नहीं ले पाएंगे। अब ये स्वयं विवेक से, स्वयं जागृत होके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शासन ये गलतियां कर रहा है,
इसी चीज से चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, दोनों डरे हुए हैं और युवाओं को साधने की तैयारी कर रहे हैं। और इस समय में बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, बिल्कुल क्योंकि सरकार की गलत नीतियों का शिकार हैं सारे युवा। जी। संदीप जी, जैसा कि आपने कहा कि जो युवा है वो इस चीज को समझ रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि हर बेरोजगार युवा का जो परिवार है, जो उनके घर के जी सदस्य हैं, वहां तक भी ये बात पहुंच रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार नेताओं के मन में शायद ये भी आता है कि भाई कितना वोट परसेंट होगा, घर वालों से तो हम वोट जी मांग लेंगे, पैर छू के चले जाएंगे क्षेत्र में, समझा बुझा देंगे। जी तो क्या उनके माता पिता, चाचा ताऊ, घर के जो सदस्य हैं, उनको ये चीज उनके दिमाग में जा पा रही है कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, इसको लेकर के तो हम सोच समझ करके वोट दें, हम किसी लालच में, किसी जातिवाद में फंस करके वोट ना दें? क्या इस तरह की जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा प्रयास कर रहा है, या इस तरह की जागरूकता उनके परिवार के सदस्यों में भी आ रही है? देखिए, जो जाति की, धर्म की या ऐसी मामा भांजे रिश्ते बनाने वाली जो राजनीति थी, ये बहुत पीछे छूट चुकी है। जी अब हर व्यक्ति अवेयर हो चुका है। हर घर में युवा लड़का है, लड़की है, वो बेरोजगार है, चाहे वो सरकारी रोजगार से हो, चाहे प्राइवेट रोजगार से हो, संगठित क्षेत्र के हो, असंगठित क्षेत्र के, सबकी पीड़ा यही है। आप अकाउंट में 200, 500, 2000 रुपए बेच के आप ये सोचते हैं कि महीने भर का उनका राशन चल जाएगा, घर चल जाएगा, कैसे चलेगा? बिल्कुल आप दो हाथ को रोजगार दीजिए तो वो अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में सहायक होंगे। आप उनके हाथ काम दीजिए। आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की बात करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, तो जब तक आप लोगों के पास हाथ में पैसा नहीं दोगे, वो निवेश नहीं करेंगे, वो निवेश नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी नहीं। लेकिन क्या है, इनको काम देने के बारे में सरकार सोचती नहीं है। सिर्फ क्या करती है, फंड उठाती है, अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन फंड कितना पहुंच रहा है? आज ही मैंने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ है कि एक व्यक्ति के अकाउंट में 4,688 करोड़ रुपए अभी शिवराज जी ने अकाउंट में भेजे हैं, एक किसान के खाते में 4 रुपए गया हुआ है। तो 4 रुपए से बिल्कुल। संदीप जी, आपकी आवाज जी है जी कि अब युवा जो है वो मूर्ख नहीं है, बिल्कुल समझदार बन चुका है, समझ रहा है। परिवार लोग समझ रहे हैं कि सरकार मूर्ख बनाती है। मंत्री साल में एक बार आते हैं, पैर पड़ते हैं, चले जाते हैं। जो मंत्री पहले इस नॉर्मल गाड़ियों में घूमा करते थे, आज देखिए फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। बिल्कुल मंत्रियों का विकास बराबर हो चुका है, लेकिन जनता आज भी फटी चप्पल, टूटी चप्पल के साथ सड़कों पे भटक रही है। हम बिल्कुल जैसे पढ़े अभ्यर्थी जिनके पेरेंट्स ने 4-4, 5-5 लाख का लोन लिया है, वो लोग आज सड़कों पे धरने दे रहे हैं। जबकि मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेंस परीक्षा कई बार लिख चुका हूँ एमपी मध्य प्रदेश शासन की। तो उसके बाद में मतलब सफल अभ्यर्थियों में आता हूँ, पटवारियों में नियुक्ति पा चुका हूँ। मतलब आप देखिएगा, उसके बाद मुझे 3 साल से शासन की नीतियों का सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो मैं, मेरा परिवार या मुझसे जुड़े हुए हजारों लोग, वो ये जानते हैं कि शासन गलत है, ये बच्चे गलत नहीं है। तो अब शिवराज जी को ये चीज समझने की आवश्यकता है कि वोट अब रिश्तों से नहीं मिलेगा, अब काम से वोट मिलेगा। बिल्कुल। संदीप जी, क्या ये जो आंदोलन चल रहा है पटवारी अभ्यर्थियों के द्वारा, बेरोजगार युवाओं के द्वारा, ये लगातार चलता रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात जैसे नेताओं के मन में आती है कि कितने दिन करेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, शांत हो जाएंगे उसके बाद। तो सरल टॉक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और बड़ा रूप लेगा जब तक कि भर्तियां नहीं मिल जाए, एग्जाम कैलेंडर फिक्स होना ना हो जाए? देखिए, पटवारी अभ्यर्थी 18 मार्च 2000 मतलब सॉरी 26 मार्च 2018 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जी उसके बाद ये आंदोलन 3 साल तक चलता रहा। दो सरकारें आई, दो सीएम आए, 2 बार राजस्व मंत्री बदल गए, 2 आयुक्त चले गए, जी और ये आयुक्त भी चले जाएंगे अभी बहुत जल्दी। ये आंदोलन बराबर चलता रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि हम सत्य पे लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल ईमानदारी पे लड़ रहे हैं, हम उस भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे साथ तो ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों के साथ भी गलत हो सकता है, जो भावी पीढ़ी है उसके साथ भी गलत होगा। तो जी ये जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता, हम सड़कों पर, न्यायालय में, हर जगह विरोध जताते रहेंगे। हमें जब तक हर अभ्यर्थी को हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती है, क्योंकि विभाग के पास सीट बराबर खाली है, सभी बिल्कुल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है। और हम गलत मांग पे नहीं है, हम बिल्कुल तथ्यों की मांग पे हैं, ईमानदारी की मांग पे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सरल टॉक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी के पास 5 मिनट का भी समय हो यदि प्रदेश के भांजे भांजियों के लिए, तो पटवारी अभ्यर्थी के सामने बैठे राजस्व सचिव मनीष रस्तोगी को बैठाना है। मैं प्रूव कर दूंगा 1321 पद खाली है, और मनीष रस्तोगी प्रूव कर दे राजस्व सचिव जो है कि पद खाली नहीं है। मैं बिल्कुल इतना कहना चाहता हूँ, और ये सत्य है। और ये आंदोलन जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा, और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि ये हमारा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में आम जनता तक आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से पहुंच चुका है। लगातार प्रोग्राम बनते रहते हैं, सब जानते हैं कि गलत हमारे साथ हो रहा है। हर विधायक सांसद ये जानता है, मंत्री जानता है,
पर कोई जिम्मेदारी से हमारा साथ देना नहीं चाहता। तो बिल्कुल। हम युवा आपस में एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और इस मुद्दे को लगातार उठाए रखेंगे। जी। चलते चलते संदीप जी, संक्षिप्त रूप में जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, चाहे वो पटवारी अभ्यर्थी के हों या किसी अन्य एग्जाम के हों, क्या संदेश उन्हें आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए, अब वक्त आ चुका है सभी युवाओं को संगठित होने का, एक छत्र के नीचे आने का, अपने अधिकार की मांग करने का। किसी गुंडे, अपराधी व्यक्ति या ऐसे नेता और मंत्री से डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है जो नियम, कानून और संविधान का लगातार उल्लंघन करता हो। आपको ये समझना है, आपका अधिकार है। आप जैसे नागरिक हैं वैसे ही अन्य नागरिक है जो पदों पर बैठा हुआ, बस उस पद का अंतर है। आवाज सबकी बुलंद एक सी है, एक जगह पहुंचती है। तो अपने अधिकार के लिए तब तक लड़ते रहिए जब तक आप ईमानदार हैं, आपका साथ है और आपका ईमान जागा हुआ है। अपने ईमान के लिए, अपने अधिकार के लिए हर युवा को संगठित होकर एक साथ अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पटवारी अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष संदीप पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आंदोलन लगातार चलेगा। 3 साल से ऑलरेडी वो चला रहे हैं। जब तक अब भर्ती नहीं दी जाएगी, ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और साथ ही साथ कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि 5 मिनट तक का भी अगर समय हो तो वे साबित कर देंगे कि पद खाली हैं और उन्हें कैसे भरा जा सकता है। साथ ही साथ अफसरशाही किस तरीके से उन्हें परेशान कर रही है, नेता किस तरीके से आपस में घुमा रहे हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी बात से दिख रहा है कि 3 साल से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली। सरल टॉक के माध्यम से हम सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि चाहे वो किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हो, उन्हें जो है ज्वाइनिंग दी जाए समय पर एग्जाम कैलेंडर फिक्स किया जाए। क्योंकि युवा कहीं ना कहीं अब जागरूक हो रहा है, युवा समझ रहा है कि सरकार उनके जो है मतलब की बात नहीं कर रही है, रोजगार की बात नहीं कर रही है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर इस साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी युवा ने मना डाला। और इस तरीके से मनाया कि ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड करने लगा। ये युवा ने अपनी ताकत सोशल मीडिया पर दिखा दी और सोशल मीडिया पर उन प्रधानमंत्री को दिखा दी जो सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं। उसी मंच पर युवा ये सब कुछ दिखा चुका है। तो दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।